जो पीसते हैं बच जाता है ऐसे तो हमको अजीब लगता है। लाइव वाले सब लोग अभी थोड़ा सा थूर रहे थे आज। कौन सी पढ़ाना है जी? हिस्ट्री में संगम काल पढ़ा रहे थे। हाँ, संगम काल के बारे। हाँ बोलिए बाबू। चुप रहो। कौशल नरेश, देखिए समुद्रगुप्त के समय बहुत सारा सैन्य अभियान हुआ था सब। यहाँ पे बात समझिए, बैठिए। इनका जैसे इनका कहना है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में बहुत जितना नरेश वगैरह थे सब अगल बगल में जिससे जिससे संघर्ष हुआ था समुद्रगुप्त के समय, जैसे कौशल नरेश हो गए सब, या पीछे का प्रोजेक्टर चालू करिए। अलग अलग राजाओं से संघर्ष हुए थे, इनके नाम क्या थे बाबू? यही ना क्वेश्चन है। कौशल के हो गए, उस समय अवंती के कौन थे, ऐसे करके कई राजा आते हैं। देखिए बाबू समझिए ध्यान से। लाइव वाले थोड़ा सा लेट हो गया था आज, इधर में थूर रहे थे लोग। समझिए हिस्ट्री में कॉम्प्लिकेटेड कहां हो जाएंगे किसी चीज को। हर राजा के समय में लगभग 4-5 अलग अलग जगहों पे समानांतर में क्या चल रहा था, साम्राज्य चल रहा था। तो इस कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि छोटे मोटे राजाओं से इसका समय में यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा कौन था। जेन्युइन ये क्वेश्चन सही है, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा उलझ के रह जाएंगे। समझ रहे ना कि एट ए टाइम में आप बताइए, जब अशोक का शासन चल रहा था तो छोटे मोटे तो और भी राजा थे सब यहाँ पे। तो फेमस को बस ध्यान देना, याद रखिएगा फेमस को, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। जैसे आपका कौशल वाला है ना, उसी समय श्रावस्ती में भी था, गुरु में भी थे, इस समय। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी आपको सेट में देखने को मिल जाएंगे, पर इससे थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं होना है। मेन फोकस करना है कि मेन स्ट्रीम में क्या चीज आता है। इससे पहले संगम काल में पूरा बता दिए थे। संगम काल कहां तक बताए थे? लो तो मटेरियल दो बाबू। चोल पढ़ा दिए थे। चलो हिस्ट्री में हम बता रहे थे, लाइव वाले देखिए तो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, थूर रहे थे इस वजह से। संगम काल कब से कब तक था बाबू? कहां तक? 250 ईस्वी तक। कितने संगम हुए थे? 3। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम कहाँ हुआ? दक्षिणी मथुरा। दूसरा कहाँ हुआ? कपाटपुरम। कहां पर? कपाटपुरम। तीसरा हुआ उत्तरी मथुरा। कौन सा मथुरा? उत्तरी मथुरा। यही 3 तो हुआ था। यहाँ पे कितने राजा थे सब? ठीक है, यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त। शुरुआत में अगस्त ऋतु, लेकिन बाद में कौन? तोलकापियम की पुस्तक का नाम इसकी कौन थे? नकियर। कौन थे? नकियर। तोलकापियम से ही जानकारी ज्यादा मिल जाती है, इसके कुछ खास साक्ष्य नहीं मिले, इसके साक्ष्य नहीं मिले। अभी मेन अब साहित्यिक स्रोत में आगे बढ़ेंगे। संगम काल में कुल कितने राजवंश हुए थे? 3 राजवंश। इसको तो ऐसा समझते हैं हम लोग, संगम काल जो दक्षिण भारत था, संगम काल कैसा था? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में संगम काल में 3 राजवंश हुए थे। इसकी चर्चा हमें कैसे पता चलती है? तो 3 किताब याद रखिएगा। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा ग्रंथ? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो 3 ऐसे ग्रंथ है जिसमें किस काल की जानकारी मिलती है? संगम काल के 3 वंश की। संगम काल में कितने वंश हुए हैं? 3 वंश। इन तीनों वंश की जानकारी बताइए तो। इंडिका, किसमें? इंडिका। और क्या? अष्टाध्यायी। उसके बाद ऐतरेय। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो 3 वंशों की क्या मिली है जानकारी? ये तीनों वंश की जानकारी 3 किताबों से मिलती है। इन 3 वंश में सबसे प्राचीन जो था उसका नाम था चेर वंश। चेर के बाद आए थे पांड चोल। कौन है? चोल 2 चरणों में आए थे सब। एक बार विलुप्त हो गए थे, फिर इसका उत्थान हो गया था चोलों का, क्योंकि सामंत थे सब, फिर जाके राजा बन गए सब। चोल जो थे, चेर, देखिए कौन सा? चेर का एरिया केरल का था। और ये जो पांड थे, पांड का एरिया नीचे दक्षिण वाला, ये वाला एरिया पांड का था। और उसके बाद कौन बच गया सर? चोल का ये ऊपर का एरिया था। चोल का एरिया ऊपर का था। तो अब टोटल कितने राजे थे? 3। चेर, पांड, चोल। चेर का एरिया केरल। ये रेड कलर से किए कौन सा है? चेर। कौन सा है? चेर है। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? चेर से। चेर वंश की जो जानकारी मिलती है ये कई किताबों से भी मिल जाती है। अशोक के द्वितीय शिलालेख याद कीजिए।
अशोक का द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा थी, जिसमें चेर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? केरल पुत्र। चेर के लिए कौन सा पुत्र? केरल पुत्र। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है इसको यहाँ पर चेरापद। क्या लिखा गया है? चेरापद। तो इसे हम लोग केरल पुत्र कहते हैं या फिर चेरापद कहते हैं। तो ये चेर से गया चेरापद, इसका दूसरा नाम केरल पुत्र। क्या जी? केरल पुत्र। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं होता, इसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। कौन सा देश? पर्वतीय देश। ये पर्वतीय देश, केरल में तो पर्वत है ही है। केरल में कौन सा पर्वत है भाई साहब? पश्चिमी घाट पर्वत इस साइड में ही है केरल में, तो पर्वतीय देश होता है। इसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। ये किस तट पर है अभी वर्तमान में? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। कौन से तट पे? मालाबार तट। तो ध्यान से समझते रहिए, मेरी भी सुन लो सर, सुनाओ बाबू। चलिए ध्यान से देखते चलिए यहाँ पर। ये कौन सा देश? इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। अभी वर्तमान में ये कहां पर है? मालाबार तट। मालाबार सैन्य अभ्यास नाम सुने? मालाबार सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ? नौसेना का हुआ। सेना पता, उस समय तो इस युद्ध में सबसे मुख्य हथियार धनुष होता था। अब महाभारत देखिए या प्राचीन काल में देखिए, उस समय सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या होता था? धनुष। कौन सा था? धनुष। तो इनका चिन्ह क्या था? धनुष। इनका चिन्ह क्या था? धनुष। कहेगा कि केरल चेर का चिन्ह क्या था? धनुष था। ऐसे ही पांड का चिन्ह पूछता था घोड़ा पे मछली, इनका शेर बना होता, बाघ बना होता था। हर चीज, जैसे भारत का चिन्ह है ना अभी तिरंगा, भारत का चिन्ह है तिरंगा, वैसे इनके झंडे पे किसका चिन्ह होता है? धनुष का होता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपके मटेरियल में लिखा होगा। चलिए देखते हैं हम एक बार, समझिए ध्यान। संगम काल के राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में, ये किस नदी के दक्षिण में थे भैया? कृष्णा नदी के दक्षिण में। ये कृष्णा नदी के इसके ऊपर अवंती वगैरह वाला राज्य आ जाता है, गोदावरी नदी के। कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर दक्षिण के राज्यों का उदय हुआ, जिसमें कौन कौन थे? चेर, पांड और चोल। संगम काल के बारे में जानकारी इंडिका की अष्टाध्यायी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इसमें सबसे प्राचीन कौन था? वो चेर। सबसे प्राचीन बोलिए चेर। ब्राह्मण ग्रंथ में उसे क्या कहा गया? चेरापद। ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद। ब्राह्मण ग्रंथ में अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। अभी किस तट पर है? मालाबार तट पर। देखिए इसके द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र है, इसका क्षेत्र केरल यानी मालाबार तट में। राजधानी करूर है। राजधानी क्या है? करूर। राजधानी करूर। उस समय का शहर था छोटा। चिन्ह क्या था? धनुष। चिन्ह धनुष। राजधानी करूर। राजधानी करूर। इनकी नौसेना काफी अच्छी थी। इसमें कुछ नौसेना वगैरह के बारे में तो लिखा नहीं। चलिए अब इसमें अब राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पहला राजा था उदयन जरेल। पहला राजा का नाम बोलिए उदयन जरेल। मटेरियल में भी लिखा होगा, आप देखते चलेंगे लोग। पहला राजा उदयन जरेल। उदयन जरेल जो था, ये महाभारत के युद्ध लड़े योद्धाओं को क्या खिलाया था? खाना खिलाया था। हालांकि महाभारत कब हुआ था और ये खाना कब खिलाए थे यहाँ पे कोई ठीक नहीं। तो इनका ये मानना था कि यहाँ पे जो साधु संत रहते थे उनके पूर्वज महाभारत का युद्ध लड़े थे, तो उसी खानदान के किसी लोगों को ये क्या किया था? खाना खिलाए थे लोग। ये तो पहली सदी का वंश है, देख रहे हैं ना। इस समय का महाभारत हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा मान्यता था कि यहाँ पर कुछ ऐसे साधु संत थे जो उस समय कौन सा युद्ध लड़े थे? महाभारत। तो महाभारत के युद्ध लड़े योद्धाओं को खाना खिलाने वाला कौन था? उदयन जरेल। कौन था? उदयन जरेल। इस वंश का पहला शासक कौन भैया? उदयन। तो हम यहाँ उदयन लिख सकते हैं, केवल आप जरेल याद रखेंगे। उदयन। कौन था? उदयन जरेल। कौन से किस युद्ध में के योद्धाओं को? महाभारत के युद्ध के योद्धाओं को क्या किया था? खाना खिलाया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इस वंश का शासक कौन था भैया? उदयन जरेल। इसके बाद आया सेन गुटवन। क्या नाम आया? सेन गुटवन। सेन गुटवन। सेन गुटवन। सेन गुटवन। सेन गुटवन। सेन गुटवन जो था ये बहुत ही योग्य शासक था। सेन गुटवन कनगी पूजा प्रारंभ कर दिया। कौन सी पूजा? कनगी पूजा। कनगी पूजा कौन सा होता? पूजा होता पत्नी की पूजा। कनगी पूजा। पत्नी पूजा कौन चालू किया? सेन गुटवन। मटेरियल में नहीं दिख रहा है इनका, ये लाइव वाला मटेरियल में गया है कि नहीं? चला गया होगा, देख लीजिएगा। दूसरे दो बार अपलोड हो गया, दोनों में से देख लीजिए कौन सही है। बताइए हो
कनगी पूजा किसने चालू किया? सेन। कनगी पूजा का मतलब क्या होता है? पत्नी की पूजा। और हद तो तब हो गया, ये साथ ही साथ निमंत्रण दे भेजा श्रीलंका के राजा को कि आप भी आइए हमारे यहाँ और कनगी पूजा में भाग लीजिए। पत्नी पूजा में समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कनगी पूजा किसने चालू किया था? सेन गुटवन। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सेन गुटवन तक समझ में आ गया? मतलब इस वंश का पहला शासक उदयन जरेल, इस वंश का पहला शासक। उसके बाद सेन गुटवन, इसके बाद आया था आदि गमान। कौन आया? आदि गमान। आदि गमान जो था उसने यहाँ पर गन्ने की खेती प्रारंभ करा दिया। कौन सी खेती? गन्ने की खेती। तो बताइए संगम काल में चेर वंश के समय, देखिए काल तो हो गया संगम काल, ये एक पूरा टाइम पीरियड का नाम क्या था? संगम काल। 100 से लेके 250 ईसा। इस काल में पहला वंश कौन था? चेर। इसी वंश में शासक हुआ आपका आदि गमान। आदि गमान। आदि गमान। आदि गमान ने कौन सी खेती चालू किया? गन्ना की खेती प्रारंभ कर दिया था। वहां साउथ में गन्ना की खेती इसने प्रारंभ किया। कनगी पूजा सेन गुट, ये पूछता है बबुआ, इसको याद रखिएगा। कनगी पूजा का, कनगी पूजा महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराने वाला उदयन जरेल। सेन गुटवन ने कौन सी पूजा चालू किया? कनगी पूजा में क्या होता था? पत्नी की, आपकी शादी ब्याह होगी तो पत्नी किस कलर का कपड़ा पहन के आएगी? लाल। क्यों लाल पहनती है? खतरे का संकेत लाल होना चाहिए, इसलिए लाल चेर किसे कहा जाता था? लाल चेर सेन गुट। लाल चेर, कनगी पूजा, गन्ने की खेती, आदि गमान, महाभारत के योद्धाओं को खाना खिलाया उदयन जरेल। संगम काल का पहला वंश चेर। द्वितीय शिलालेख में इसे क्या कहा गया है? केरल पुत्र। किस तट पर है? इनका चिन्ह कौन सा? धनुष। याद कैसे रखेंगे? मालाबार युद्ध अभ्यास अभी भी होता है, तो ये वो वाला नहीं होता। अभी तो ये भारत जापान अमेरिका मिलके करते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। तो अब बस ऐसे युद्ध अभ्यास से याद रखेंगे। युद्ध में किसका प्रयोग होता है? धनुष का प्रयोग होता है। इस वंश में ये 3 महत्वपूर्ण शासक हुए सब, जिसमें सेन गुटवन का नाम आपको नहीं भूलना है। पत्नी पूजा वैसे भी नहीं भूलेंगे। अब पत्नी से याद रखेंगे लाल रंग का। लाल चेर किसे कहा गया? सेन गुटवन को। गन्ने की खेती आदि गमान। इसके बाद कुछ खास शासक वगैरह नहीं हुए सब इस वंश में। देखिए ध्यान से, चेर वंश का प्रथम शासक कौन थे? उदयन जरेल। महाभारत के योद्धाओं को क्या किया था? लाल चेर किसे कहा गया? गन्ने की खेती। इस वंश का अंतिम शासक कुड़क कैनाल जेल था। ये याद नहीं भी रखेंगे तो चलेंगे। कुड़क कैनाल जेल, इन्होंने कोई खास शासक काम नहीं किया। धीरे धीरे वंश क्या हो गया? ऑटोमेटिक समाप्त हो गया। और 190 ईसा पूर्व यानी अपने अंतिम समय में, देखिए टोटल काल ये कहां तक था? 250 और 190 आते आते कौन सा वंश खत्म हो गया? चेर वंश खत्म हो गया। कौन सा वंश? चेर। लास्ट तक बचे थे सब पांड और बचा था चोल। पांड और चोल लास्ट तक बचे थे सब। इसके बगल वाला ये कौन सा? पांड। इसके बगल वाला पांड वंश है। पांड वंश की राजधानी मदुरई। पांड वंश की राजधानी कौन थी? मदुरई। पांड चालू करें। इसके अंतिम शासक का नाम याद रखना जरूरी है। कड़ैक, कनाल, जरेल, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। अंतिम शासक पूछेगा नहीं क्योंकि महत्वपूर्ण योद्धा नहीं थे। ये वाला तो याद रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग पांडवंश। कौन सा वंश? पांडवंश। ये थोड़ा सा बढ़िया है। सबसे मुख्य इसमें कौन सा है? चोल सब बीच में बर्बाद हो गया था, सब फिर उठ के खड़ा हो गया सब। ये कौन सा वंश है भाई? ये हमारा चेर। चेर के बगल में ये वाला पांड, और ऊपर में चोल। ये है सब चोल। हम लोग को अभी ये वाला पढ़ना है पांड। पांड वंश की राजधानी मदुरई थी। पांड वंश के राजा सब बहुत ही ज्यादा योद्धा थे सब, चाहे वो नेडियोन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थे सब। और इनके पास धन दौलत बहुत ज्यादा थी। इवन कि आप देखेंगे कि संगम काल में कितने संगम हुए हैं? संगम काल में कुल संगम तीनों संगम का पूरा खर्च किसने कराया? पांडवालों ने कराया था। तीनों संगम। पहला कहाँ हुआ था? दक्षिणी मदुरा, उसके बाद कपाटपुरम, उसके बाद उत्तरी मदुरा में।
अब हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं? पांड वंश। दूसरा वंश था पांडवंश। पांडवंश इसका अर्थ होता है सबसे प्राचीन। इसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन। लेकिन क्या ये सबसे प्राचीन था? ये सबसे प्राचीन नहीं था। ये धनी था। कैसा था? धनी साम्राज्य था। तीनों संगम किसने कराया था? पांड शासक। राजधानी बता सकते हैं? मदुरई। राजधानी मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। त्योहारों का शहर मदुरई था। त्योहारों का शहर क्या था? मदुरई था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई था। तीनों संगम पांड के शासन में। ये लोग मातृसत्तात्मक थे। कैसा? मातृसत्तात्मक थे। अभी आपको कई साम्राज्य मातृसत्तात्मक मिल गए सब। सिंधु सभ्यता का भी साक्ष्य आपको मिला मातृसत्तात्मक। सातवाहन का भी आपको मिला मातृसत्तात्मक। यहाँ आपको तीसरा मिला कौन सा? पांड। मातृसत्तात्मक। और ये लोग मातृसत्तात्मक थे तो याद रखेंगे मातृसत्तात्मक से एक बात कि महिलाओं को रत्न और मोतियां बहुत पसंद थी। रत्न और मोतियां बहुत पसंद। तो इसके समय मोतियों का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। किसका व्यापार ज्यादा होता था? मोतियों का व्यापार। मोती का व्यापार होता था। और इन लोग का इंटरनेशनल लेवल तक व्यापार था। इन्होंने उस समय रोम के राजा आगस्टस, रोम का बहुत बड़ा राजा, क्या नाम था? आगस्टस। आगस्टस के यहाँ अपना दूत और संदेश भेजा था रोम के यहाँ। आगस्टस इतना महान शासक था कि उसके नाम पर ही अगस्त महीना रखा गया है। जुलाई के बाद कौन सी आता है? कैसे बना है? अगस्त। एगो जूलियस सीजर नाम सुने? जुलाई। समझ में गया? हाँ, ये सब बहुत बड़ा जबरदस्त राजा था सब। तो बताइए तो पांड राजा का किससे, उस समय के किस राजा से अच्छा संबंध था? आगस्टस। किस चीज का व्यापार करते थे लोग? आगस्टस कहाँ का था? रोम। आगस्टस रोम का था। ये लोग मातृसत्तात्मक थे। इस वंश में दो महत्वपूर्ण योद्धा हुए सब। दोनों का नाम देखेंगे। पहले एक बार पूरा शुरू से देखिए, वरना राजा के पे जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है आपको। ये क्षेत्र कौन सा भैया? पांड राजाओं। पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरई। समाज कैसा था? मातृसत्ता। ये दक्षिण में थे एकदम। ये इन्हीं का साम्राज्य क्या था? एकदम दक्षिण तक था। तो दक्षिण में क्या चीज है? सागर है। सागर से चिन्ह क्या था? मछली। सागर में तो मछली मिलवे करी। तो इनका चिन्ह क्या था? मछली। इनका चिन्ह क्या था? मछली इनका चिन्ह था। जबकि चेर वालों का था, चेर वालों का धनुष, इधर वालों का बाघ था। इधर पांड वालों का मछली, और जो इधर थे सब आपका चोर, इन लोग का बाघ था। मछली इन लोग का चिन्ह था। इन राजाओं के पास अपनी क्षमता थी। ये लोग चाहते थे कि हम पूरे साम्राज्य को क्या कर सके? जीत सके। ये जिस तरह से यूरोप के राजा आगस्टस से मिले, आगस्टस पूरी तरह से किसको जीत लिया था? यूरोप का पूरे बड़े शासन किया था। तो यहाँ के राजाओं ने भी सोचा कि हमको पूरी जगह को क्या कर लेना चाहिए? जीत लेना चाहिए। इनमें तो इनके अगल बगल में राज्य कौन मिलेगा? एक आपका चेर मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा चोल, एक मिलेगा श्रीलंका। नीचे श्रीलंका, पांड अपने से लड़ेगा। नीचे क्या मिलेगा? श्रीलंका। और इधर छोटे मोटे राज्य होंगे जिनका इतना बड़ा महत्व नहीं हो गया कि इतिहास में उन्हें कुछ खास जगह दिया जा सके। तो इस ससुरे ने क्या किया? चेर, चोल, पांड, इस सब के यहाँ के 5 बड़े राजाओं को मिलकर एक के साथ हरा दिया। 5 बड़े राजाओं को क्या किया था? एक साथ हरा दिया था। हालांकि बाद में आगे जाके खुद पांड वंश कमजोर हो गया था और आगे बढ़ गया था आगे जाके चोल। लेकिन इन तीनों में जो उस समय के संगम काल के 3 वंश थे, सबसे योग्य कौन था? उस समय में सबसे योग्य कौन थे? पांड थे। पांड के काल में मोतियों का व्यापार किस देश तक होता था? कहां तक? रोम तक होता था। रोम का सबसे प्रसिद्ध राजा आगस्टस था। इस बताइए पांड का अर्थ क्या होता है? पांड का अर्थ प्राचीन। इसका समाज कैसा था? किस राजाओं ने तीनों संगम का आयोजन कराया था? पांड की जानकारी मगध के किस पुस्तक से मिलेगी? ये तो पहले ही बता दी है। ये तो पहले ही बता दिए, इंडिका से मिलेगी। वहां पे किससे मिले? इंडिका से। इसकी राजधानी बताइए। मदुरई में था। यह तमिलनाडु के उत्तरी भाग में था कि दक्षिणी? इस वंश का शासक नेडियोन तो खैर प्रतापी शासक नहीं था। नेडुजिरियन जो था वो उसने 5 राजाओं को हराया था। नेडियोन क्या था? संस्थापक था, बहुत बड़ा शासक नहीं था।
नेडियोन क्या था? संस्थापक था। इस वंश का इसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। अब जबकि कनगी पूजा किसने चालू किया था? सेन गुटवन ने कौन सा पूजा? कनगी पूजा। और पांड राजाओं ने कौन सा पूजा? नेडियोन ने समुद्र पूजा। नेडियोन ने कौन सा पूजा? समुद्र पूजा। सेन गुटवन ने कनगी पूजा। सेन गुटवन कनगी पूजा। पांड की राजधानी मदुरई। पांड की राजधानी मदुरई थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन। नेडुजेलियन ने चेर इत्यादि श्रीलंका वगैरह के कुल कितने शासकों को हराया था? 5 शासकों को एक ही बार में हरा दिया था। देखिए इसमें लिखा है, इसमें 5वीं सदी आते आते इस वंश का अंतिम शासक नेल्लिन था। 5वीं सदी आते आते अस्तित्व विहीन हो गया। पांड राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था। इन्हें अपना दूत रोम के राजा किसे भेजा था? ऑगस्टस के दरबार में भेजा था। इस वंश की राजधानी मदुरई को क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर। यहाँ कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। बता देंगे लोग, इतना याद रहेगा कि नहीं? पूछते हैं। संगम काल कब से कब तक? 100 से 250 साल। 100 से लेकर टोटल कितने संगम हुए? टोटल संगम 3। तीनों संगम का आयोजन पांड राजाओं ने किया था। इसमें कितने वंश? 3। पहला वंश चेर, दूसरा पांड, उसके बाद चोल। चोल बता दिए हैं, बहुत लंबा हो जाता है ये चोल, बहुत लंबा, इसलिए इसको साइड में रखें। हालांकि पढ़ाना चाहिए इसको पांड से पहले, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम पहले पांड को पढ़ा के क्या कर दिए? निपटा दिए। लेकिन आपको दिमाग में बैठल रहे कि दोनों को क्या कर दिए? निपटा दिए, वरना इसमें घुसेंगे तो बड़ी लंबा हो जाता है। ये 2 चरण में ऐसा, अभी इतना पहले रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया से इंटरलॉक हो जाए। तब हम किस में बढ़े? चोल में। न तभी इसका इंटरलॉक नहीं होगा, इसमें बढ़ जाएंगे तो दिमाग से निकल जाएगा। कोई भी चीज जब पढ़िए ना, जब भी अगर आप ध्यान से, जब भी अगर कभी कोई चीज को हम 4 बार 5 बार रिवाइज करा रहे हैं, समझिए कि उसके आगे का जो चैप्टर है ना थोड़ा सा उटपटांग है, ताकि पीछे वाला एकदम अच्छा से इंटरलॉक कर दे कि नहीं निकले। ये इसके बारे में तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? नवीन या प्राचीन? चेर का अर्थ नवीन या प्राचीन? चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय। नवीन है प्राचीन में पूछता है तो नवीन। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। कौन सा देश? पर्वतीय देश। अशोक ने इसे क्या कहा? केरल पुत्र। ब्राह्मण ग्रंथ में इसे क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद कहा गया। चिन्ह बताइए, चिन्ह तो इसका चिन्ह मछली था। इसका चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह बाघ। चिन्ह क्या था? बाघ। बाघ था। ये कौन सा राज्य है? ये चोल थे समय। समुद्र पूजा किसने चालू किया था? नेडियोन। पांड शासक नेडियोन। पांड शासक नेडियोन। कनगी पूजा सेन गुटवन। याद रखो भैया, हम चोल पे पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? चोल। ये राज्य पूरा किसका था? चोल। चोल का चिन्ह क्या था? बाघ। चोल के साथ एक अच्छाई ये थी कि इन लोग के यहाँ सूती वस्त्र भी अच्छे होते थे और इनकी जमीन भी काफी ज्यादा उपजाऊ थी। और ये लोग जो थे उस समय श्रीलंका से दास वगैरह ले आए थे। योद्धा कैटेगरी के ये लोग बहुत ज्यादा थे। कौन वाले बबुआ? चोल वाले। ये है चोल। चोल का चिन्ह बाघ। इनकी जमीन कैसी थी? उपजाऊ थी। इतनी उपजाऊ थी, या कौन सी नदी बता सकते हैं? कावेरी नदी। भाई देखो, कृष्णा नदी के नीचे तो ये तीनों राज्य थे, लेकिन चोल में मुख्य रूप से कौन सी नदी थी? कावेरी। और उस वहां चोलों का जो साम्राज्य था इतना उपजाऊ था कि कहा गया था कि जितने जगह में एक हाथी बैठेगी, कितने देर में हाथी बैठेगी, हाथी बैठने के लिए कितना जगह लेगा? 1 रूम बराबर। तो उतने जमीन में इतनी खेती कर सकते हैं कि 7 आदमी का पेट भर सकते हैं 1 साल। 1 साल तक 7 आदमी का पेट भरने इतना खाना उगाया जा सकता है। इतना नहीं समझा सब? नहीं समझे? देखिए, एक हाथी को बैठने के लिए आप पार्किंग का जगह बनाइएगा, उस जगह पे तो खेती नहीं कर सकते।
तो कहा कि इतनी जमीन इस चोलों की उपजाऊ थी, इतनी जमीन कि एक हाथी जितना में बैठती थी ना, जितना में हाथी, अगर वहां से हाथी का जगह हटा दीजिए और वहां साल भर खेती कीजिए तो एक हाथी के बैठने में जितना साल भर से अनाज निकाल लेंगे, इतना अनाज निकाल लेंगे कि 7 आदमी का 1 साल तक तीनों टाइम खाने का इंतजाम हो सकता है। मैं नहीं समझा, नहीं समझा तो भाड़ में जाओ। मतलब इतनी उपजाऊ, आपके पास अगर एक हाथी का इतना जगह, मतलब 2 कमरा का जगह, 2 कमरा में हाथी आ जाती है आराम से। 2 कमरा यानी 1 कट्ठा, समझ के आधा कट्ठा खेत में आप 7 आदमी का पेट पाल लेंगे, नहीं हो जाएंगे। अब कहेगी ये क्या आदमी का नहीं होगा। हम लोग के यहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन उस समय की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि इसके अर्थव्यवस्था में अचानक से बहुत तेजी आ गया। और इसको ये बात पता चल गया चोल राजाओं को कि भैया अभी के समय में कोई इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, जो काम करेगा वो खेती करेगा। क्या काम करेगा? खेती करेगा। अब खेती के लिए नहर बनाना जरूरी है कि नहीं बने नहर, तो इसने कावेरी नदी पर सोचा कि बहुत बढ़िया से नहर बनाया जाए। नहर बनाने के लिए खोदने वाला जेसीबी उस समय था नहीं, बांध था ही नहीं, तभी जेसीबी ले आया श्रीलंका से। कहां से लाया? श्रीलंका। उस समय श्रीलंका में जेसीबी नहीं था, हमला कर दिया कहां पर? श्रीलंका में। और यहाँ से 10,000 लोगों को पकड़ के लाया, मार मार के क्या बनवा दिया? बांध। यहाँ दासों से क्या बनवा दिया था? बांध बनवा दिया। यहाँ पे बहुत खतरनाक राजा थे सब इस समय। और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इन लोगों ने जो ना कांड करना था वो सारा कांड किया इन लोगों ने, चोल शासकों ने। चोल शासक कहां से दास लाए थे सर? श्रीलंका से दास लाए थे। इनका चिन्ह क्या था? इन तीनों में नौसेना सबसे तगड़ी किसकी थी? सबसे तगड़ी नौसेना चोल। सबसे उपजाऊ भूमि चोल की थी। सूती वस्त्र के मामले में ये आगे था, हालांकि मदुरई भी आगे था। सूती वस्त्र के लिए मदुरई भी, अभी भी मदुरई में और कोयम्बटूर वगैरह वाला जो क्षेत्र होता है वो सूती वस्त्र के लिए अच्छा माना जाता है। चोलों की नौसेना बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन चोल के साथ एक समस्या ये हो गया कि चोल के जो राजा थे वो धीरे धीरे कमजोर होते गए और चोल राजाओं के ऊपर अन्य राजाओं ने क्या कर लिया था? शासन कर लिया। तो चोल राजा जो थे वो दूसरे राजा के क्या बन चुके? दास बन चुके, मतलब उनके अंडर में काम करने लगे। तो ये चोल राजा थे सब, इनको कोई नौकर तो बना नहीं सकता है, इन्हें कोई बढ़िया पद ही दीजिएगा, मंत्री उंत्री का पद दे दिया गया। तो चोल राजा जो बहुत ही शक्तिशाली थे, एक वक्त ऐसा भी था चोल राजाओं का साम्राज्य इतना बड़ा था कि ये लोग श्रीलंका से दास पकड़ के लाए थे हजारों की संख्या में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अगल बगल के राजा इन चोल को क्या कर दिए? दबा दिए और इन्हें एक राजा से हटा के छोटा मोटा क्या दे दिए? पद दे दिए थे। लेकिन ये चोल राजा प्रण लिए थे कि जब भी हमारे वंश में कोई ना कोई बढ़िया आएगा हम सामंत से फिर से क्या बन जाएंगे? राजा। तो इतिहास में एकमात्र वंश कौन सा है? चोल, जो समय के हिसाब से सामंत का भी नौकरी कर लिया। राजा तो पहले था ही और बहुत ही खतरनाक राजा थे सब, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो 10,000 दास ले आ सकता है या जो इतना बड़ा बांध बना सकता है वो छोटा मोटा राजा होगा। लेकिन इस पे जब दूसरे राज्य का शासन हुआ तो ये राजा से फिर क्या बन गए? सामंत। और सामंत बनकर इंतजार करने लगे कि फिर से ये राजा जिसने हमें सामंत बनाया है ये कमजोर कब होता है, और सामंत बनेंगे तो ये सामंती व्यवस्था किसने चालू किया था? सातवाहन ने चालू किया था, जो इतिहास में सबसे खतरनाक काम किया। तो ये राजा से क्या बन गए? सामंत। और सामंत बनते थे तो जमीन मिलती थी वेतन के रूप में, इनका साम्राज्य बढ़ रहा था और ये इंतजार कर रहे थे कि कब जो राजा हमें सामंत बनाया हम इसको पलट कर दोबारा क्या कर दे? साम्राज्य बना दे। इसके इंतजार में इन लोगों ने कितना इंतजार किया पता है? 450 साल। कितना इंतजार किया सर? 450 साल। और 450 साल बाद जिन राजाओं ने इन्हें क्या बनाया था? सामंत बनाया था, वापस इन लोगों ने क्या कर लिया? खुद से सामंत बनाया। ये ओवरव्यू, अभी किसी राजा ओजा का नाम नहीं बता रहे। ये कौन सा दक्षिण भारत के संगम काल का वह वंश बताइए जो 2 चरणों में आगे बढ़ा था? चोल। कौन था? चोल। संगम काल का वह शासक जिसने उस वक्त के सभी राजाओं को हरा दिया था। पांड ने ना हराया था जी, पांड ने अपने समय में हरा दिया था। यहाँ पे मातृसत्तात्मक कौन था? पांड था। मातृसत्तात्मक धनुष किसका चिन्ह था? मछली। मछली 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 किसका था? कनगी पूजा सेन गुटवन। कनगी पूजा सेन गुटवन। सबसे उपजाऊ भूमि, सबसे उपजाऊ भूमि रोम के राजा अगस्टस को दूत भेजा था पांड। किसने भेजा? पांड। समुद्र पूजा पांड ने। गन्ने की खेती, अरे नाम नहीं याद आ रहा तो कम से कम वंश से तो बोल दो। कौन सा? चेर। किसने? आदिगमान। चेर शासक आदिगमान।
वह संगम काल का जितने राजवंश थे, यानी 3 राजवंश थे, किस नदी के किनारे थे? कृष्णा नदी के नीचे थे। किसके थे? कृष्णा नदी के। इसमें सबसे उपजाऊ भूमि किसकी थी? चोल। कौन सी नदी किनारे? कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए दास को कहां से लाया गया था? किस राजवंश वालों ने लाया था? चोल। चोलों का विकास कितने क्रम में हुआ था? तो क्या खत्म हो गए थे सब बीच में? सामंत बन के चुपचाप टुकुर टुकुर कर रहा था सर, मौका मिला फिर से क्या कर दिया सर? दाब दिया सर। उसके बाद में शिवाजी वगैरह का शासन काल आया, धीरे धीरे ये लोग भी पूरी तरह से मिल गए। इनका चिन्ह बताइए, इनका चिन्ह मछली। समझ आया? सातवां। अब तो हमको तो चोल के बारे में बताना है, इसको मंडे के क्लास में बताएंगे। मंडे के दिन हो सके तो आप लोग का टेस्ट भी लेंगे। आज लाइव वाले लोग आज थोड़ा सा पटना वालों को थूर दिए, इसलिए कम में पढ़ाए। ठीक है, मंडे है ना, सैटरडे संडे बीच में। मंडे को आप लोग पढ़ के आइएगा। हम ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं या रिटन भी ले सकते हैं। हम आपको 2 दिन का टाइम दे दे रहे हैं। ठीक है।